नहीं तो हमारा अस्तित्व शून्य है और आपको देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। संक्षेप में अपनी बात इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे निकलना हुआ यहाँ से। स्वाधीनता आंदोलन के पश्चात जो भी रचनाएं लिखी गई, चाहे वो पद्य विधा में हो या गद्य विधा में हो, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। ये जो हमारा मन है बड़ा ही चंचल है, भटकता रहता है, लेकिन किसी एक बिंदु पर इसे केंद्रित कर दिया जाए तो यह बड़ा ही शक्तिशाली हो जाता है। और उस समय के कवियों ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यही किया। एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस श्यामली श्रीवास्तव जी का कॉल था, तो उन्होंने यही केंद्रित करने का कार्य किया। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद हमें फिर एक युद्ध झेलना पड़ा, चीनी आक्रमण का 1962 में। अब इन पंक्तियों को देखिए, प्रभाव कैसे पड़ता है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग तीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद सहज भाव से हमारे भीतर संघर्ष करने की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है। यानी भीम की तरह, अर्जुन की तरह कार्य करने की क्षमता का मन ही मन विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह के अनगिनत उदाहरण है। समय कम है और अपने वक्तव्य के अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बड़े ही गहरे आत्मीय मित्र भरत जी आज जहाँ भी हैं वहीं से हमें देख रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ बैठे कई छात्र ऐसे हैं, कई छात्राएं ऐसी हैं जिनके शैक्षणिक विकास में उनका जो योगदान रहा है, अगर वो याद करें तो अविस्मरणीय और अभूतपूर्व है। और लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, युगों युगों तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस विभाग के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। शैक्षणिक रूप से इस विभाग को एक नया आयाम दिया है। दुनिया में जो भी आया है सभी जाएंगे, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन एक महान व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है वह अमिट होता है और वह प्रभाव उनका हमेशा अमिट रहेगा। आपके दिलों के रूप में, आने वाली पीढ़ियों के रूप में जो भी उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आपका जीवन बहुत ही सफल और हर तरह से धन धान्य से भी, सुख से भी, शांति से भी परिपूर्ण। धन्यवाद। कई सारे विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है अलग अलग अकादमिक दायित्वों के लिए। गया पहली बार मैं आया हूँ। यूँ गया से दूर रहने वाला मैं नहीं हूँ, दूर का रहने वाला नहीं हूँ। यहाँ विभाग में बैठकर मुझे एक चीज़ की अनुभूति हुई कि शिक्षक लोगों के बीच में बहुत ही आत्मीय संबंध है। और चूंकि संबोधन के पहले यह कहना आवश्यक है, जो प्रायः नहीं मिलता है, क्योंकि विद्वानों में, जैसा प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए कहते हैं कि विद्वानों में मतभेद है इस संबंध में, तो मतभेद मनभेद में बदलते देर नहीं लगती। यह बहुत ही उल्लेखनीय बात है, इसलिए संबोधन से पहले कहना बहुत ज़रूरी था। अब अनुपस्थिति में विभाग के
सक्रिय अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय जी, और उनसे भी पहले मुझे कहना चाहिए डॉक्टर जनकमणि कुमारी जी। आप सौभाग्यशाली शिक्षिका हैं मैं कि आपको आदरपूर्वक आज भी विद्यार्थी बुला रहे हैं। डॉक्टर चंचला कुमारी जी, प्रोफेसर विनय कुमार जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी और डॉक्टर किरण कुमारी जी, और साथी मैं साथी कहूँगा डॉक्टर राकेश रंजन जी, परम प्रकाश राय जी, साथी ही अनुजा साथी अम्बे कुमारी और आप सब विद्यार्थी मित्रों, जिस विषय पर बातचीत रखने के लिए मुझे कहा गया, निर्देशित किया गया, तो आपके अध्यक्ष जी ने पूछा कि आप कितनी देर बोलेंगे। तो इसका उत्तर मेरे पास यह था कि आप जितनी देर कहेंगे उतनी देर, यानी जितनी देर तक कहेंगे उतनी देर तक, और जितना कम कहेंगे उतना कम बोल लेंगे। मसला यह है कि जिस विषय पर बोलना है उसके दो हिस्से हैं, आधुनिक हिंदी कविता और स्वाधीनता आंदोलन। प्रश्न यह है कि आधुनिकता क्या है, यह आती कैसे है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि बिहारी आधुनिक कवि है, तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं है। रटे रटाए की बजाय तर्क क्या होगा। आधुनिक किसी भी कवि को, विचारक को, लेखक को, किसी व्यक्ति को आधुनिक कहना है तो आप कैसे कहेंगे। तो दुनिया भर के लोगों ने कहा कि भाई देखिए, और ख़ासतौर से यूरोप की जो मान्यता आई और हमारे यहाँ भी उसे लगभग स्वीकृति प्रदान की गई, समाजशास्त्रियों ने उसे मान्यता प्रदान की। तो साहित्य वाले तीन मसलों को लेते हैं। एक तो कहते हैं कि धर्म की जगह विज्ञान, ईश्वर की जगह मनुष्य, और भाव की जगह, भावना की जगह तर्क या बुद्धिवाद जिसे कहते हैं। इन तीन चीज़ों से हमारा काम चल जाता है। बाकी नगरीकरण, औद्योगिकरण, वो समाजशास्त्र वाले और भी इसकी प्रवृत्तियां हैं जिनका अध्ययन करते हैं और आप देख सकते हैं उन्हें। लेकिन तीन बुनियादी बातों पर ध्यान दीजिए। उसी में एक प्रवृत्ति आई नगरीकरण में, राष्ट्रवाद भी, राष्ट्रों का जब निर्माण हुआ तो हमारे यहाँ भी हम कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्र थे, लेकिन जरूरी था कि हम राजनीतिक राष्ट्र भी हों, सामाजिक राष्ट्र भी हों। दोनों में मैं अंतर कर रहा हूँ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई कहे और सांस्कृतिक राष्ट्र कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हम रहे होंगे सांस्कृतिक तौर पर एक, लेकिन क्या भौगोलिक तौर पर भी एक थे, राजनीतिक तौर पर भी थे, सामाजिक तौर पर भी थे। तो इसको एक करने के लिए जरूरी था कि हमारी चिंताएं जो हैं वो एक जैसी हो, राजनीतिक चिंताएं एक जैसी हो, सामाजिक चिंताएं एक जैसी हो, यानी स्वतंत्रता, असमानता, बंधुत्व का भाव हो। इन सबका जो प्रयास मिलता है। और मजेदार हिंदी पट्टी में यह हुआ, जब से आप आधुनिक युग मानते हैं तो पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में भी जब नवजागरण की प्रक्रिया आई, फिर सामाजिक राजनीतिक आंदोलन आए। हिंदी पट्टी में यह प्रवृत्ति बहुत ही, नवजागरण को लेकर विवाद होता है कि यहाँ सबसे पहले राजनीतिक आंदोलन आया 1857, क्योंकि पूरे स्वाधीनता आंदोलन अधूरी,
उससे पहले कुछ आंदोलन थे, लेकिन वो छुटपुट थे। एक राष्ट्रीय चेतना जहाँ से बन रही थी पूरे देश में 1857 था। अब समय का अभाव है, नहीं तो जी तो था कि 1.5 घंटे कम से कम। तो अब मसला यह है कि एक मजदूर नेता था इंग्लैंड का, अर्नेस्ट जोन्स। तो मजदूरों का नेतृत्व करता था, उसको जेल में डाल दिया गया। प्रायः जैसा होता है कि कमजोरों का जो नेता होता है उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, क्योंकि गरीबों की बात करना जोखिम भरा काम होता है। और लगभग यह सामंती युग से लेकर और आधुनिक युग की रवायत है। उसे भी जेल में डाला गया, तो जेल में रहते हुए उसने एक कविता लिखी थी, जैसे तैसे कागज जुटाकर। तो उसको वैसे ही समझिए जैसे हम जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा पढ़ते हैं फांसी के तख्ते से। आप पढ़िएगा ढूंढ कर, नई उम्र के लोगों को तो पढ़ना चाहिए। तो उसने भी वो जो प्रहरी होते हैं जेलों में मांग मांग करके उसने जो एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो खून से लिखी थी उसने वो आत्मकथा। बाद में छप कर आई और उपलब्ध है, पढ़िए उसे, जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा। वैसे ही उसने एक कविता लिखी, द न्यू वर्ल्ड, 1951 में प्रकाशित हुई। और उसमें वह देखता है कि पूरब से एक सूरज उग रहा है, और निसंदेह वह भारत के बारे में है। और 1851 में वह कविता नए संसार के बारे में, नई संसार की कल्पना के बारे में उभर कर आती है। और 1851 में है। इसके बाद वो बाहर आता है 1-2 वर्षों में, कविता फिर छपती है और उसकी भूमिका लिखता है वो। तो अंग्रेजों के वर्चस्व के बारे में ये जानते हैं कि अंग्रेजों के बारे में कहावत भी है हम भारतीयों के मन में कि उनके राज में सूरज नहीं डूबता था। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सूरज की गति को रोक लिया। इसका आशय यह था कि दुनिया के लगभग सभी हिस्सों पर उनका शासन था, इसलिए सूरज नहीं डूबता था, कहीं न कहीं प्रकाश रहता ही था। तो उसने इसी वाक्य को लिखा है, नहीं डूबता, भूमिका में लिखता है। लेकिन यह भी सच है कि जहाँ उनका शासन है उसकी धरती पर खून कभी नहीं सूखता। उसने यही बात कही। यानी अंग्रेजों ने जो बर्बरता की, जो लूट मचाई, जो जघन्यता की, उसका लेखा जोखा है। और उसके प्रतिरोध में वह देखता है कि भारत के सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। यूरोप में, इंग्लैंड में हम जैसे मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, उनके हम मातृभूमि का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फादरलैंड कहते हैं। चलिए, तो हम उसका अनुवाद फादरलैंड का मातृभूमि कर लेते हैं हिंदी में। तो उसमें देखता है कि जब सेना इनको खदेड़ती है तो ये लाइन से भागते हैं, और जो चोर, घूसखोर जज हो गए हैं, वहाँ के निकम्मे लोग यहाँ नवाब हो गए हैं, नवाब शब्द का प्रयोग किया है उसने अंग्रेजी में, सब के सब भागते हैं। सबके बारे में ढूंढ करके उस कविता को पढ़ना चाहिए। उसका अनुवाद रामविलास जी ने किया है। विरोध में आप मान सकते हैं कि दस्तक, और भारत के स्वाधीनता संग्राम को वह सूंघ भी रहा था वहां इंग्लैंड में बैठे बैठे कि भारत में कुछ कुछ तो घटित होने वाला है। इसलिए इतिहासकारों के उन मतों को भी उधेड़ते हुए इस कविता को रखना चाहिए जो कहते हैं कि अचानक से यह फूटा हुआ सिपाही विद्रोह है। हमारे आंदोलन को कमतर बताने की जो ऐतिहासिक कोशिश होती है ना, उसके विरोध में उस कविता को आप सामने रख सकते हैं कि नहीं जी, पूर्वाभास तो इंग्लैंड वालों को भी था। जब 1857 हुआ तो उसमें एक बड़ा रोचक व्यक्तित्व था, अजीमुल्ला खान। उसने एक गीत लिखा था, पयामे आज़ादी, झंडा गीत भी कहते हैं कभी कभी उसे। उसको भी पढ़िए आप ढूंढ कर। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा है।
स्वर्ग से भी सुंदर है। और कहते हैं कि जो पूरी योजना बनी थी 1857 की, उसका यह एक तरह से कहिए कि हमारा पहला राष्ट्रगीत है, जिसमें आधुनिकता की और राष्ट्र की चिंता दिखाई देती है। 1857 के विद्रोह का यह केंद्रीय गीत है, जिसे अजीमुल्ला खान ने लिखा है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ समय के चलते। और उसकी व्याख्या में उसकी एक पंक्ति आती है, लूटा दोनों हाथों से पाक वतन हमारा। अंग्रेजों ने दोनों हाथों से लूटा। अब भारतेंदु को आप पढ़ते ही हैं, याद कर लीजिए। भारतेंदु ने पहली बार नहीं लिखा था, अंग्रेज राज सुख साज सब पे भारी, पै धन विदेश चली जाए यह अति ख्वारी। लिखा था ना, हम सब उसको पढ़ते हैं। कविता ही है, भले नाटक में संकलित है। और इसके बाद ही देखेंगे कि भारत शब्द का बहुत प्रयोग होता है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी में भी भारत सौभाग्य, भारत मित्र नाम का बनती है। और भारतेंदु युग में पूरी देखेंगे कि उसके विरोध में यह प्रतिक्रिया आनी ही थी। आया, सामाजिक आंदोलन आया, लेकिन पहले क्या, और इसको पढ़िएगा, मैंने संक्षेप में उल्लेख किया, इस पर मुझे बहुत वक्त देना था, क्योंकि प्रायः आंदोलन को लेकर और उन जो मकड़जाले हैं उनको साफ करना बहुत जरूरी होता है विवेक निर्माण की प्रक्रिया में, चेतना निर्माण की प्रक्रिया में। तो एक समेकित भारत बनाने की कोशिश हुई। ये दो स्तरों पर घटित हो रहा था, जैसा नामोर जी ने चिन्हित किया है ना छायावाद की परिभाषा में। किसी विद्यार्थी को याद है परिभाषा छायावाद की जो नामोर जी ने दी है? नहीं याद है किसी को? नहीं जी, नगेंद्र जी ने कहा था। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक तरफ तो क्या करता है, चाहता है, और दूसरी तरफ विदेशी पराधीनता से, यानी साम्राज्यवाद और सामाजिक दोनों स्तरों की सरस्वती वंदना ही उसमें है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरस्वती वंदना के शिल्प में लिखी हुई स्वाधीनता आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण कविता है। शिल्प बस रखा, सीधे लिखते तो अंग्रेज थोड़ा इधर उधर करते ना, तो शिल्प क्या चुन लिया? ठीक वैसा ही शिल्प है। एक व्यावहारिक बात कह रहा हूँ, जैसे कभी होता है ना, तो कहते हैं, लिखते हैं कर्मचारी चिट्ठी कि महोदय मैंने 3 बार आपको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरे निवेदन पर आप विचार नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत क्षति हो रही है। मैं आपके सामने पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे ऊपर दया करिए, अन्यथा मैं न्यायालय में जाने के लिए विवश होऊंगा। स्वर तो विनती का है, लेकिन धमकी है कि कचहरी जाऊंगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल शिल्प बदलकर, विनय का शिल्प है ना, विनयवत शिल्प है, भक्ति का शिल्प है, लेकिन बात दूसरी कही जा रही है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, क्या, किस चीज का वरदे, किस बात? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। प्रिय स्वतंत्र, प्रिय क्या है कवि को? स्वतंत्रता। प्रिय स्वतंत्र रव, रव मतलब ध्वनि, कैसी आवाज चाहिए? वीणा से मुझे दूसरी आवाज नहीं चाहिए, स्वतंत्रता की आवाज चाहिए। और कहा कि अमृत मंत्र, कैसा मंत्र? जो मृत न हो, जो न मरे, ऐसा स्वर उससे निकलना चाहिए। अमृत मंत्र नया, बिल्कुल पुराना कोई मंत्र नहीं चलेगा। कहाँ चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, भारत में भर दे। शब्द भारत है, मैं कह रहा हूं ना, बार बार शब्द आएगा, भारत में भर दे। आगे क्या कहते हैं? काट अंध पुर के बंधन स्तर,
बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। क्या काट? कहा कि अंध उर के बंधन स्तर। हम कितने स्तरों पे हैं? मैंने कहा ना कि दो तो कम से कम, एक तो साम्राज्यवादी शक्तियों यानी राजनीतिक तौर पर पराधीन थे, और दूसरा सामाजिक तौर पर कलुष भेद। हमारे भीतर क्या था सामाजिक तौर पर? एक दूसरे से भेद, क्लेश, जातिगत भेदभाव, धार्मिक विद्वेष। कहा इन सबको कलुष भेद तम, ये अंधेरा जो है ना, हर, इसका हरण कर लो और क्या कर दो? प्रकाश भर जगमग जग कर दे, और ज्ञान रूपी संसार। और उसके बाद क्या चाहिए? नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, सब कुछ नया। पुराने से उस कवि का काम नहीं चल रहा। और जब यह कहते हैं तो यह कामना तो आएगी, जानते ही होंगे कि भारत जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। तब क्या हो? तब पूरे भारत, माँ भारती की संकल्पना छायावाद के कवियों ने स्थापित कर दी। ठीक है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कलुष भेद जब हरेंगे तो क्या होगा? तब सामाजिक जागरण की भी कविताएं उसी दौर में मिलेंगी आपको, ढेर सारी कविताएं मिलेंगी। कैसे? दलित जन पे करो करुणा, गांधी को याद करिए। और पुराने शब्दों का प्रयोग किया ना इन कवियों ने। क्या किया? पुराने शब्दों का प्रयोग किया। जैसे गांधी जी चतुर थे ना बहुत, गांधी जी। तो मैं समझदारी के संदर्भ में कह रहा हूं। तो जैसे चोर, मोक्ष, हमारा समाज कहिए कि आप चोर हैं तो बड़ा घबराता है। इस मामले में हमारा समाज बहुत अच्छा है। मोक्ष की कामना हम सब करते हैं। तो गांधी ने कहा कि भाई मोक्ष तो जनता जानती है, अब करें क्या? तो मोक्ष की परिभाषा ही बदल दो, है ना। बहुत जो समझदार दार्शनिक नेता होता है ऐसा करता है। तो मोक्ष की क्या परिभाषा कर दी? कहा कि दरिद्रता से मुक्ति ही मोक्ष है। कहा और मोक्ष कुछ नहीं है भाई, दरिद्रता से मुक्ति ही मोक्ष है, गांधी ने कहा। और क्या कहा? कहा कि जो लोग श्रम से बचते हैं वे चोर हैं। कहा कि परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप चोर हैं। ये गांधी ने उसमें नया अर्थ भर दिया। ठीक इसी प्रकार पुराने शब्दों में हमारे इन कवियों ने, छायावाद के कवियों ने, देखिए गांधी का प्रभाव इतना कम नहीं था, कैसे प्रभाव आता है, नया अर्थ भर दिया। शब्द पुराना, अर्थ नया। क्या कहा? जब सामाजिक जागरण हुआ तो ज्ञान आएगा कैसे? ज्ञान आएगा, आज अमीरों की हवेली होगी किसानों की पाठशाला। कुछ जातियों के नाम लिए हैं निराला ने, और यहाँ जाति सूचक नहीं है, वस्तुतः उनके अभाव की सूचना है। धोबी, पासी, चमार, तेली खोलेंगे किस्मत का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे सब, टाट बिछाओ, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। यानी भारत को बनाना है तो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, पीछे मत हटो संघर्ष से। और एक पाठ सब पढ़ेंगे, जो उनकी योजना थी। आज भी प्यारे साथियों, हम सब एक पाठ नहीं पढ़ते, हम सबको एक जैसी शिक्षा नहीं है। आज़ादी के अब मैं कहूँ कि 80 साल लगभग, 75 तो पूरे हो ही गए, 75 साल पूरे हो गए, क्या देश के सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा है? तो जो स्वाधीनता आंदोलन की चिंताएं थी वो बहुत बड़ी थी, और कविता इसके साथ चल रही थी। 9 से